12 साल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विपरीत परिस्थितियों पे विपरीत चुनौतियों का सामना करते हुए जिस तरीके से हमारे देश ने आगे बढ़ने का काम किया है, ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं। पहली बात तो यही समझना जरूरी है कि निरंतरता में 3-3 बार चुनकर प्रधानमंत्री बनना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इतना ही सामान्य होता तो कई नाम इस श्रेणी में होते। जब हम लोग नेहरू जी के भी नाम का जिक्र करते हैं, वो एक ऐसे कालखंड में जब देश आजाद हुआ था, विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं था, तब उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाने का काम किया। बट आज जब मेरे प्रधानमंत्री दी ओनली वन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है जो उनका सहयोग कर रहे हैं, जो उन पे विश्वास रखते हैं। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे कालखंड में उनके मंत्रिमंडल का सदस्य बना हूं जिस कालखंड ने इतिहास रचने का काम किया। और ये रिकॉर्ड सिर्फ इसी बात का ही नहीं कि वो लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने हैं, बल्कि जिस तरीके से उनके नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई मानकों पर देश ने नई ऊंचाइयां हासिल करने का काम किया। फ्रेजाइल 5 से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर आज हम लोग रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। हम लोग अंतरिक्ष से लेकर हम लोग सरहदों को, सीमाओं को कैसे सुरक्षित रखें, पहले डोजियर भेजकर हम लोग आतंकी हमलों का जवाब दिया करते थे, आज उनके घर पे जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। ये क्षमता सिर्फ प्रधानमंत्री जी में रही। गरीब कल्याण की योजनाओं का परिणाम है कि आज देश की एक बड़ी आबादी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। कोविड के समय में दुनिया ने हमारे सामर्थ्य को समझा, पहचाना। दुनिया ने हमारी ताकत को देखा कि किस तरीके से एक देश दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है, जिसको आज तक स्नेक चार्मर्स और पता नहीं क्या क्या कहकर झाड़ फूक करने वाला देश आज वो दुनिया को स्वस्थ करने का कार्य कर रहा है। ये तमाम फैसले जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश आर्थिक तौर पर और ज्यादा सशक्त सामर्थ्य हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश की पहचान बनी। पर मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि ये शुरुआत है। कई रिफॉर्म्स हमने किए जिन्होंने पिछली परिस्थितियों को हटाकर मौजूदा परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बहुत बेहतर साबित करने का कार्य किया, जिसके माध्यम से ईज ऑफ लिविंग, नागरिकों को जीने में सहज जो सुविधाएं मिले, उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो वहीं 2047 में देश विकसित भारत कैसे बने, अब उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग के मापदंड पिछले 10 साल में क्या हुआ या 15 साल पहले क्या था, मापदंड ये नहीं है। अब मापदंड ये है कि अगले 10 साल में हमें कहाँ पहुंचना है, अगले 20 साल में हमें किन चुनौतियों को पार कर कर अपने आप को विकसित बनाना है। नए मापदंड, नए सोच के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। जनता के बीच जनता को ये जानकारी देने की सोच इसी आधार पर है कि जनता को न सिर्फ पिछले 12 सालों की जानकारी हो, बल्कि आने वाले 21 सालों में विकसित भारत कैसे बनेगा उसकी जानकारी भी साझा की जाए। राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 हम हारे नहीं है, 2029 जीत चुके। तो वो मानिए ना, आपको अपने मन में मानने में क्या जाता है। आप मानिए कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, आप मानिए कि आप यूएन के सेक्रेटरी जनरल बन गए, आपको जो मानना है प्रभु आप मानिए, मानने में कौन रोक रहा है। सोच में तो कोई सीमाएं नहीं है ना। पर जब तक आप मानते रहिएगा, आप भ्रम में रहिएगा, और आप भ्रम में रहिएगा तो आप मेहनत नहीं कीजिएगा। मेहनत नहीं कीजिएगा तो गलतियों को सुधारिएगा नहीं, कमियों को बेहतर नहीं कीजिएगा, उसको सीख कर आगे नहीं बढ़िएगा। और जब तक आप ये कीजिएगा नहीं, हम लोग जीतते रहेंगे। मदद तो विपक्ष भी कर रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, जहां एक तरफ हमारी नीतियों का समर्थन, नीतियों पे विश्वास जनता करती है, तो वहीं बिखरा हुआ विपक्ष, टूटा हुआ विपक्ष आज फिर जब चुनाव हारते हैं एक कमरे में बैठ जाते हैं इंडिया अलायंस को लेकर, फिर चुनाव आएगा फिर अलग हो जाएंगे, उसी राज्य में जाके उसको गाली देने लगेंगे। आज ममता जी को गले लगा रहे हैं, अभी हफ्ता 10 दिन पहले ममता जी को परिणामों से पहले वहां पे जाके कोस रहे थे। तो ऐसे में महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन अगर आज भी अपनी गलतियों से ये लोग नहीं सीखे, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 30-40 साल तक कभी भी विपक्ष अपने आप को रिवाइव कर पाएगा। सपा सांसद जावेद अली ने हिंदुओं को जहरीला कहा है। यही कट्टरपंथी सोच है जो समाज में बिखराव लाने का काम करती है। और ये मैं
ऐसी भाषा का कतई समर्थन नहीं करता और मैं किसी भी पक्ष से नहीं करता। भले वो कट्टरपंथी कोई हिंदू सोच हो जो कि अलगाववाद की बात करे, या कोई कट्टरपंथी माइनॉरिटी से आने वाली सोच हो जो कि अलगाववाद बिखराव की बात करे, मैं कतई समर्थन नहीं करता। हमारी सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। और जब तक ये सबका नहीं होगा, सबका समावेश नहीं होगा, विकसित भारत के लक्ष्य को हम लोग समावेश की सोच के साथ ही हासिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गायत्री मंत्र सभी सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र और हिंदू प्रार्थना पढ़ने को किया है। ठीक है, ये अब सरकार की अपनी अपनी सोच है, पर मेरा उससे ज्यादा मेरा विश्वास शिक्षा प्रणाली को कैसे बेहतर करें, गांव गांव घर घर गरीब गरीब तक कैसे सही शिक्षा, बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे हम लोग लेकर जाए, मेरी प्राथमिकता ये है। कहाँ पे हम लोग किस मंत्र को अनिवार्य कर रहे हैं, क्या चीज को अनिवार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें मेरा ध्यान केंद्रित नहीं है। उस प्रणाली को हम लोग कैसे बेहतर करें, मेरा ध्यान उस दिशा में। 2027 यूपी लड़ेंगे आप? 2027 में उत्तर प्रदेश लड़ने की सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है। हमारे बिहार के प्रभारी को ही जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की भी दी गई है। ऐसे में संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से अभी काम चल रहा है, बट हाँ, उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 27 का चुनाव लड़ना जरूर चाहती है। अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड में लिया जाएगा। थैंक यू।